जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी की जो एक चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। दोस्तों, इस चैप्टर से जब मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए तो लगभग 200 क्वेश्चन बने थे, जिसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिसाइड किया है कि ये वीडियो आएगी और ये वीडियो है पार्ट 1। सो दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास पार्ट 2 का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप लोग सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, यानी कि जो फूल में परागण की क्रिया हवा के द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है कीट परागिता, दूसरा ऑप्शन है वायु परागित, तीसरा ऑप्शन है हवा परागित और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे हवा के द्वारा परागण होने की क्रिया को कहना चाहिए था हवा परागित, लेकिन दोस्तों हवा परागित नहीं कहते हैं, वायु परागित कहते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। कुछ लोग सी मार देते। हाँ, ये स्वाभाविक है कि सी मारना गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन हवा के द्वारा जो परागण क्रिया होती है उसे वायु परागित ही कहते हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी ही मारिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुमील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, यानी कि अनुमील्य पुष्प में किस तरह का परागण होता है। स्वपरागित होता है कि परपरागित होता है कि दोनों होते हैं कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो अनुमील्य पुष्प में दोस्तों ये होता है स्वपरागित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है, यानी कि इसमें दोस्तों परागण का माध्यम होता है कीट, यानी इसमें कीट के द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है, भ्रूण में, अंतःभित्ति दाना, भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नारियल में जो तरल और गुद्देदार पदार्थ होते हैं उसको बोला जाता है भ्रूणपोष। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो दोस्तों इसमें होता है 44। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों इसमें होते हैं 3n। क्वेश्चन नंबर 7 है कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों युग्म जनन, यानी कि युग्मक जनन कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में, तने पर, ए और बी दोनों, यानी पत्तियाँ और तना दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाइड्रीला में इनमें से कोई में नहीं पाया जाता है रंध्र, न पत्तियों में न तनों में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि परागकण का बाह्य चोल बना होता है, किसका बना होता है, यानी जो परागकण होता है इसका बाह्य चोल किसका बना होता है। तो दोस्तों ये बना होता है स्पाइरोपोलेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं, यानी कि अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं कीट परागित, चमगादड़ परागित, स्वपरागित, जल परागित। तो दोस्तों अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं ये होते हैं स्वपरागित। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंड समुच्चय बना होता है। तो दोस्तों अंड समुच्चय बना होता है अंड कोशिका, इससे बना होता है, और सहायक कोशिका, यानी कि अंड समुच्चय अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों से बना होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। तो दोस्तों
जिसका परागण पानी के द्वारा हुआ रहता है उसे बोलते हैं जल परागण। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि कायजमा किस अवस्था में बनता है। तो दोस्तों कायजमा बनता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अवस्था में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में हेल्प करता है। तो दोस्तों यह है पराग नली में अंडाशय, यानी कि जो परागकण में मौजूद ऑक्सीन होता है ये वाला पराग नली में अंडाशय की वृद्धि में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि परागकोश संबंधित है परागकण निर्माण से ना, परागकण विकास में, पुष्प कलिका के खुलने में, स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा परागकण का ग्रहण। तो दोस्तों यह है पुष्प कलिका के खुलने से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि परागण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। तो दोस्तों परागण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को माइक्रोपोरोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हालांकि हमसे करेक्ट नहीं पढ़ा रहा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। माइक्रोपोरोजेनेसिस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों यह है स्पोर मातृ कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 20 है किसमें परागकण का निर्माण होता है। तो दोस्तों परागकण का निर्माण होता है पोलेन शाक में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि परागकण होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्थ गुणित। तो दोस्तों परागकण होता है अगुणित, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने करी थी। तो आप लोग पता होगा कामेरारिन्स ने किया था, यानी कामेरारिन्स ने किया था दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि टैपेटम का कार्य है, यानी कि टैपेटम का कार्य क्या है दोस्तों। तो टैपेटम का कार्य होता है पोषण। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। तो अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया हो दोस्तों उसको बोलते हैं सिनगैमी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो दोस्तों लिखा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। जायफल, लीची, शरीफा, इनमें सभी। तो दोस्तों ये सभी फलों का बीज चोल खाते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, यानी कि इसमें से कौन सा पौधा ऐसा है जो कि कीटों को मार खाता है। तो दोस्तों यह है ड्रोसेरा, ये होता है दोस्तों, और नेपेंथिस ये होता है दोस्तों, यानी कि ए और बी दोनों होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या होती है। तो दोस्तों दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या होती है 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेल्यूलोसिक हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है, ये इसको पढ़ सकते हैं आइवरी बेर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हरा नारियल जिसको डाभ कहते हैं, और ये दोस्तों आप लोग देखे होंगे जिसमें आप लोग नारियल पानी पीते हैं, तो जो नारियल पानी होता है उसके अंदर नारियल नहीं होता है, उसके अंदर केवल पानी भरा होता है, तो उसी को डाभ कहते हैं या हरा नारियल कहते हैं। तो लिखा है कि हरा नारियल में निहित दूधिया जल है, ये क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जो हरा नारियल के अंदर जो निहित जल होता है उसको बोलते हैं, जो भी होगा इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, इतना लंबा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। तो दोस्तों मक्का में जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होता है उसको कहते हैं दोस्तों एल्यूरोन भित्ति। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। तो दोस्तों इससे बनता है 4 नर युग्मक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है कि
एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो दोस्तों ये होती है 36। क्वेश्चन नंबर 34 है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, यानी आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो ये मानते हैं दोस्तों वान बीर को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों भ्रूण को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है कि आवृत बीजी में निषेचन होता है, किसका होता है? न्यूक्लियस में, भ्रूणकोश में, अंडाशय में और ओवल में। तो ये होता है दोस्तों भ्रूणकोश में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है एम्ब्रॉय सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं। तो दोस्तों 2 नर युग्मक, 2 नर केंद्रिका, 4 नए युग्मक, 3 नर युग्मक। तो दोस्तों एम्ब्रॉय सैक में प्रवेश करते समय पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है कि ओहरा निषेचन में संयोजन होता है। तो ओहरा निषेचन में दोस्तों संयोजन होता है एक नर युग्मक का और एक के साथ दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है कि ओहरा निषेचन किसकी विशेषता है? तो दोस्तों ओहरा निषेचन है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री एवं आवृत बीजी का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है कि त्रिसंचयन है, यानी कि त्रिसंचयन दोस्तों क्या है? एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रॉय सैक में संलयन। तो दोस्तों यही वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है कि बीज में लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। तो ये पहला ही हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है कि आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। तो आवृत बीजी में दोस्तों भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम कैमरारिसिस ने दर्शाया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। तो दोस्तों पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्टेमाइनेट। क्वेश्चन 49 है कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो दोस्तों पुष्प अंग पत्तियों का रूपांतरित भाग है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पुंकेसर कितनी भागों में बटा होता है? तो दोस्तों पुंकेसर बटा होता है 2 भागों में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो दोस्तों लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है टैपिटम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 है कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं और मादा के जनन अंग को जयांग कहते हैं। पुष्प के मादा अंग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये मैंने पहले बता दिए, जयांग कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 है कि परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों परागकण नर युग्म जो भी है पढ़ाएगा इसी का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है? तो परागकण का बाह्य चोल बनता है स्पैरोपोलिनिन का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 है कि स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? तो स्त्री केसर का भाग इसमें से सभी है दोस्तों, वर्तिका भी है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय भी है, इनमें सभी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 है कि स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? तो स्वपरागण को इसमें से दोस्तों एरंड रोकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है कि युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? तो युग्मक संलयन पूर्ण होने पर दोस्तों युग्मनज की रचना होती है, यानी जाइगोट की रचना होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से आभासी फल कौन सा है? तो आभासी फल दोस्तों स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, उपरोक्त तीनों,
यानी कि इन तीनों को आभासी फल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों असंग जनन। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कीटों द्वारा परागण को कहते हैं? तो कीटों द्वारा परागण को कहते हैं एंटोमोफिली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं? तो एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग को कहते हैं दोस्तों पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों स्त्री केसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है कि परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं? दोस्तों कहते हैं जनन छिद्र। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 है कि परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होती है? दोस्तों इसमें होती है लघु बीजाणुधानी। नंबर 69 है निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? तो दोस्तों इसमें से जलीय घास है जोस्टेरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में कौन सा नर पुष्प का भाग है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि नर पुष्प का भाग होता है पुमंग और स्त्री यानी मादा पुष्प का भाग होता है ज्यांग। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है कि मादा पुष्प का निम्नलिखित में कौन सा भाग है? तो ये आपको पता ही होगा जो कि पहला है ज्यांग। तो दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ मैं, तो इसका रीज़न ये होता है कि सेम क्वेश्चन कभी कभी 2 बार लिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले बताए थे कि मादा पुष्प का जो भाग होता है जयांग और नर पुष्प का भाग होता है कौन सा पुमंग। तो ये क्वेश्चन दोबारा लिया गया यहाँ पे। तो उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन जब दोबारा हो जाते हैं तो उस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। तो इसलिए आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे तो उसको आप ये समझिएगा कि वही क्वेश्चन आपने पहले कभी देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है कि पराग थैले किनमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों पराग थैले पाए जाते हैं परागकोश में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है कि एनाटॉप्स बीजांड होता है, यानी कि एनाटॉप्स बीजांड कहाँ होता है, कैसा होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों होता है उल्टा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 है भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है दोस्तों गुरु बीजाणु से। क्वेश्चन नंबर 76 है कि माइक्रोस्पोरेजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं टैपिटम। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 है कि सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो दोस्तों सेमल में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि इनमें से कौन द्विगुणित है? तो दोस्तों इसमें से द्विगुणित है द्वितीयक केंद्रक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 है कि पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुँचती है? तो दोस्तों यह है माइक्रोपाइलोमा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है किसमें दोस्तों? तो ये होता है भ्रूणपोष में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है कि परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा अंग नहीं होता है? तो यह है दोस्तों इंटेगुमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है कि भ्रूणकोश में निम्नांकित में कौन सा अंग होता है? तो ये दोस्तों गुरु बीजाणु जनन कोशिका। गर्म न खिलाते यार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 है कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो परिभ्रूणपोष दोस्तों यह है बीजांडकाय। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 है कि इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आम में एरिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि परागकण किसकी विशेषता है, यानी कि परागकण किसकी विशेषता है? तो ये दोस्तों आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी की विशेषता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 है कि पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है। तो पर परागण से प्राप्त संतति दोस्तों उच्च श्रेणी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 है कि पराग
परागण तभी होता है जब कोई परागकण क्या होता है दोस्तों, वर्तिकान पर आता है, यानी कि वर्तिका पर आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है कि एनीमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो मैंने बताया था कि ये वो होता है दोस्तों वायु के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 है कि एंटोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है कीट के द्वारा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 है कि यदि किसी पुष्प में परागकोश एवं वर्तिकान एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहेंगे होमोगैमी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 है कि पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम हैं दोस्तों, क्योंकि इसके परिणाम क्या है कि श्रेष्ठ संतति। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 है कि परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकान पर जमा होने को कहते हैं। तो इसको बोलेंगे दोस्तों स्वपरागण, और इसको बोलते हैं गाइटोनोगैमी, यानी कि आपका ऑप्शन में 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिका विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों डाइकोगैमी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 है किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है। दोस्तों किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है दोस्तों मक्का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 है कि परागण में लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है। तो दोस्तों यह है साल्विया में। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 है कि स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए। तो स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए द्विलिंगी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 है कि परागकोश क्या दर्शाता है। तो दोस्तों परागकोश दर्शाता है स्पाइरोजीनियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है कि विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है। तो विकासशील परागकण को दोस्तों पोषण मिलती है टेप्टम से, और ये क्वेश्चन पहले मैंने बताए थे। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में या किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।